हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में बलवंत राय स्कूल का यूटी हुआ था, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये यूटी मेरे पास है, 12th क्लास का यूटी है ये देखिए, स्कूल का नाम यहां लिखा है बलवंत राय मेहता विद्या भवन। ये स्कूल का नाम है। इकोनॉमिक्स का पेपर है, 12th क्लास का पेपर है ये। 50 मार्क्स का पेपर हुआ था ये। 2 घंटे इसमें टाइम दिया गया है। 2 घंटे का पेपर था। तो चलिए दोस्तों, इस पेपर को डिस्कस करते हैं। काफी अच्छा पेपर बनाया है। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही डिफिकल्ट भी हैं इसके अंदर। तो आइए इसको पेपर को हम सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बता रहा है, ये कह रहा है कि 1921 से पहले भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, घट रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, और 1991 के बाद से लगातार बढ़ रही है ना। ओके बेटा, तो ये कह रहा है आपसे कि 1921 से पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट फेज में भारत था, उसके बाद सेकंड फेज में भारत आ गया था। तो फर्स्ट फेज का एक विशेषता बतानी है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो सिंपल सी एक हम विशेषता बता देते हैं, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। हाई डेथ रेट, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, और वाला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक करना था, और कह रहा है डैश इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड। देखिए, सोल्ड नहीं किया जाता, अपने पास रख लिया जाता है फैमिली के कंजप्शन के लिए, ठीक है। उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये बोलते हैं उसको। आगे चलते हैं। कह रहा है ब्रिटिश रूल के दौरान जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी वो क्या थी? लेस देन 2%। लेस देन 2%। और कह रहा है पर कैपिटा इनकम जो थी वो मियरली, बहुत कम थी, 0.5%। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इंडिया डेवलप नहीं कर पाया साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये बात बिल्कुल सही है जी। ब्रिटिशर्स ने ऐसी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को फॉलो किया था जिससे भारत का हैंडीक्राफ्ट स्ट्रेंथन हुआ था, मजबूत हुआ था। मजबूत हुआ था, ये गलत कह रहा है जी। मजबूत नहीं हुआ था, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आंसर होगा ए। आंसर ए होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस इज डैश वेरिएबल वेयर एज स्पीड इज डैश वेरिएबल। तो डिस्टेंस तो स्टॉक वेरिएबल है, और स्पीड जो है वो फ्लो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि स्पीड को नापते हैं किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। ये टाइम डायमेंशन आ गया इसके अंदर, टाइम का डायमेंशन आ गया इसके अंदर, इसलिए टाइम डायमेंशन की वजह से इसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। स्टॉक डिस्टेंस तो सेम ही रहता है, डिस्टेंस तो चेंज होता नहीं है, स्टैटिक रहता है, इसलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और कह रहा है, और में डेफिनेशन दे दी है, स्टॉक वेरिएबल आर मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, whereas flow variable measured during a period of time, period of time। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है डिफाइन कैपिटल गुड। तो भी कैपिटल गुड वो गुड होते हैं जो दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। हेल्प टू प्रोड्यूस, हेल्प टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हें कैपिटल गुड बोलते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी, प्लांट, एन लिखा बेटा, प्लांट एटसेट्रा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात करते हैं रियल फ्लो की। रियल फ्लो क्या होता है? देखो भाई, रियल फ्लो वेरी सिंपल। रियल फ्लो में वो फ्लो होता है जिसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया जाएगा,
और उसके रिटर्न में जो मिलता है वो गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है। रिटर्न में मिलती है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न में, ये इसको बोलते हैं रियल फ्लो। ये रियल नहीं होता, आज के जमाने में ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बोल रहा है वो, ये क्या होता है? तो ये बेटा डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, डेप्रिसिएशन का पार्ट है। डेप्रिसिएशन में ये होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इसमें ये होता है कि पैसेज ऑफ टाइम, या पैसेज ऑफ टाइम ना भी लिखें तो हम इसमें चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी प्लस चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, इन दो वजहों से जब कोई भी गुड आउटडेटेड हो जाता है तो उसे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसके लिए फंड बना के रखते हैं हम लोग, ठीक है, रिजर्व फंड। ओके, चलिए जी, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन टोटल इसके अंदर। 7 कह रहा है जीडीपी एमपी कैन बी इक्वल टू जीडीपी एफसी। देखिए इसमें एमपी और एफसी का डिफरेंस है, एमपी और एफसी का डिफरेंस है। तो इसमें जीरो क्या होगा, मतलब इसने बता दिया कि जीरो कुछ ना कुछ तो जीरो होगा, वो होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी बोलते हैं प्यार से, एनआईटी जीरो होगा इसमें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है मिस्टर लियो है, उन्होंने बोरो किया है फंड एक बैंक से ताकि उनको न्यू घर खरीदना है जीके 2 में, ग्रेटर कैलाश 2 में, दिल्ली में है ये, उनको नया घर खरीदना है। तो उसके लिए मनी का कौन सा फंक्शन काम करेगा? भाई स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्योंकि इसी फंक्शन ने लोन को या फाइनेंशियल मार्केट को इजी बनाया है, फाइनेंशियल मार्केट को इजी बनाया है इसी फंक्शन ने, इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्वेश्चन 9 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इंडिपेंडेंस से पहले भारत का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में रीजनल वेरिएशन थी, तो इस बात को जस्टिफाई कीजिए स्टेटमेंट के साथ। मतलब स्टेटमेंट जो ऊपर बताई गई है इसको जस्टिफाई कीजिए वैलिड एक्सप्लेनेशन के साथ। 3 नंबर का क्वेश्चन है भैया। तो ये बात तो सिंपल आप कर ही देंगे। इसमें ये होता है कि कुछ स्टेट्स मोर डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर, मोर डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर, कुछ स्टेट्स लेस डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर, मोर डिपेंडेंट और लेस डिपेंडेंट। मोर डिपेंडेंट में थे पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा, और लेस डिपेंडेंट में साउथ के स्टेट्स थे, साउथ इंडिया के स्टेट्स, ठीक है। तो ये आप कर ही देंगे। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रेलवे का डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश रूल के अंदर, जिससे और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भारत के अंदर बढ़ गया इंडियन रिसोर्सेज का। कैसे? तो इसके लिए आपको वैलिड आर्गुमेंट देने। 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, होगा ही ना, क्योंकि अब तो जो है भारत को जो है रॉ मटेरियल को कैरी करना आसान हो जाएगा, रॉ मटेरियल को कैरी करना आसान हो जाएगा, और ब्रिटिश गुड्स को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकेगा, ब्रिटिश गुड्स को भारत के नूक एंड कॉर्नर, नूक एंड कॉर्नर तक पहुंचाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये है इसका रीजन। अब और इसमें और करके क्वेश्चन दिया है। कह रहा है स्वेज कैनाल की ओपनिंग हुई थी जिससे ब्रिटिश की मोनोपोली बढ़ गई थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर, तो इसको आप वैलिड आर्गुमेंट बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल 1869 में हुई थी, ये एक डायरेक्ट रूट था, डायरेक्ट रूट बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया, बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया। तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे कि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई थी, है ना, टाइम कम लगता था, ये सब इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफी धांसू क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 26 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक्स टाइम्स में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोल्ड कर दिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि 8,710 करोड़ रुपए की थी सेकेंडरी मार्केट में, ओपन मार्केट भी कह सकते हो उसको, लास्ट 4 वीक में, ताकि वो ड्रेन आउट कर सके लिक्विडिटी को, पैसे को खींचा जा सके, ड्रेन आउट कर सके। तो अब आपको बताना इसके क्या कॉजेज थे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, और ये कौन सा एक्शन प्लान है आरबीआई का।
तो भाई ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसको डिफाइन करना है। और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल वाला केस है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा और आपका मामला हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, और ये बताना है सेंट्रल बैंक का फंक्शन बताना है। तो ये पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि सुपरवाइज कर रहा है, इवैल्यूएशन कर रहा है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ने जो है, कमर्शियल बैंक के पास के ऊपर इंपोज कर दी गई है स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज। कौन इंपोज करेगा? आरबीआई इंपोज करेगा, क्योंकि वो एक रेगुलेटरी इसकी कंप्लायंस उसने नहीं किया था। एटीएम कार्ड में फ्रॉड हुआ है, इंटीग्रिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ डेटा मेंटेन नहीं किया गया, स्मॉल बोरोवर्स को लोन दे दिए गए हैं। तो ये सारी जो कमियां हैं ये कमर्शियल बैंक की कमियां हैं, सीबी की कमियां हैं, कमर्शियल बैंक की कमियां हैं। और इनको सुपरवाइज कौन कर रहा है? सुपरवाइज कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स आरबीआई करेगा। खतरनाक पेपर बनाया है ये वाला, तो ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। तो सीबी की कमियों को सुपरवाइज आरबीआई करेगा। तो कौन सा फंक्शन यहां पे बताया गया है? तो फंक्शन का नाम है बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये वाला फंक्शन है, आरबीआई का फंक्शन है ये। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आपको पूरा केस स्टडी दी हुई है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन था। आजकल केस स्टडी बहुत आती है बेटा एग्जाम में, केस स्टडी पढ़ लेना। ओके चलिए जी, अब क्वेश्चन 13 करते हैं। कह रहे हैं इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड की बात कर रहा है कि नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा। तो पहला कह रहा है शेयर खरीदे एक्स लिमिटेड के एक इन्वेस्टर ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, ये नहीं आएगा जी, नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, वो नहीं आती है। फिर कह रहा है फ्रेंच एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उसने सैलरी पे की है लोकल वर्कर को हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, तो नेशनल इनकम में आएगा क्योंकि इसकी फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम है उस बंदे की। जो बंदा फ्रेंच एम्बेसी में काम कर रहा है उसकी फैक्टर इनकम है और वो अपने देश के अंदर ही है, तो नेशनल इनकम में बताना है आपको। तो नेशनल इनकम में आएगा। अगर डोमेस्टिक इनकम पूछता तो नहीं आता ये, लेकिन नेशनल इनकम में ही आएगा। फिर कह रहा है कॉम्पेंसेशन पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू विक्टिम ऑफ फ्लड, ये नहीं आएगा भाई क्योंकि ट्रांसफर इनकम है ये, इसके बदले कुछ नहीं दिया जा रहा, ट्रांसफर इनकम है, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद है एक्सपेंडिचर बाय नॉन रेजिडेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, ये आएगा क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट आता है। और एक्सपोर्ट इसलिए क्योंकि एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया आया है, इंडिया आके गुड्स खरीदा है उसने, तो एक तरीके से एक्सपोर्ट ही हो गया। हमने माल भेजा या वो आके इंडिया से ले गए, बात तो एक ही है, तो एक्सपोर्ट के अंदर ही आएगा। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग। अब बेटा पेपर देख लेना, अच्छा पेपर बनाया ये, बलवंत राय स्कूल का पेपर है। कह रहे हैं आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी किस ईयर में सेम है ये बताना है, और रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने सारे ईयर्स की, और ये बताना है आपको कि कौन सी ईयर में, इन विच ईयर, क्या कोई ईयर ऐसा है जहां पे रियल जीडीपी फॉल करी है। तो रियल जीडीपी वाला क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं फिर आप कर लेना अपने आप। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है इसका, ऊपर आता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में आता है रियल जीडीपी, और इनटू होता है 100 से, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका, और ये आपको तीनों ईयर के निकालना है, इस ईयर का भी निकालना है, इस ईयर का भी निकालना है, इस ईयर का भी निकालना है। आपको नॉमिनल जीडीपी दिया है, जीडीपी डिफ्लेटर दिया है, तो आपको रियल जीडीपी निकल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर आपको तीनों निकालने के बाद आपको इन 2 सवालों के जवाब देने हैं। ये आप कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं करवा दूंगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और वाला क्वेश्चन है, देखो और वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंस बताइए, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में अंतर बताइए। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अब कुछ तो डायरेक्ट भी देंगे ना, सब कुछ तो इनडायरेक्ट नहीं दे सकते। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसको आप अपने आप कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से ही।
चलिए, अब ये नेशनल इनकम का खतरनाक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपसे डोमेस्टिक इनकम निकलवा रहा है और नेशनल इनकम निकलवा रहा है, और यहां नहीं बताया गया कि कौन से मेथड से करना है, कौन सा मेथड लगेगा, यहां नहीं बताया गया है। तो आपको इसके कंपोनेंट देख के पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा मेथड है। तो आपने देखा है सेल लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल लिखा हुआ है ना? तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से करना है आपको, ये वैल्यू एडेड मेथड से करना है। ठीक है, मैं इसमें हल्की सी आपकी हेल्प कर देता हूं। आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना और इसको घर पे करना। देखो, डोमेस्टिक सेल लिखा हुआ है, तो डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट प्लस होगा। एक्सपोर्ट यहां कहीं दिया नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं। प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, कहीं दिया है ये डिक्रीज इन स्टॉक, ये रहा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका वीओ। वीआई निकालने के लिए, देखो वीआई निकालने के लिए आपको यहां दिया हुआ है परचेज, डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस इसके अंदर इंपोर्ट ऐड हो जाएगा, ये रहा इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट, प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इसमें ऐड हो जाएगा, वो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो वीओ आ गया आपका, वीआई आ गया आपका। बस अब तो बहुत सिंपल है, आप जीवीएमपी निकाल लोगे। आप यहां लिख दूं, जीवीएमपी निकाल लोगे आप, वीओ माइनस वीआई करके। इसमें आपको डेप्रीशिएशन की और जरूरत पड़ेगी। डेप थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा इसके अंदर, डेप्रीशिएशन थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा, वो निकल जाएगा, ये रहा वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट्स अपॉन लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स, ये ही लाइफ ऑफ एसेट्स। तो 1000 बाय 5, तो 200 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 200। 1000 को 5 से डिवाइड कर दोगे, 200 डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऐसे कर लोगे आप ये। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ सब्सिडी ओवर इनडायरेक्ट टैक्स, तो सब्सिडी ज्यादा है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक पॉइंट और दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये 2 में दिया हुआ है और ये माइनस में दिया हुआ है, तो एक 2 का माइनस लगेगा और एक इसका माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे आप ये सॉल्व कर सकते हो, आप कर लेना, अगर नहीं हो तो बता देना, मैं करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना अगर नहीं होता तो आपसे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे राइट है शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट लिखना है आपको। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, नाम चेंज करके दे दिया, जमींदारी सिस्टम है ये, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के बारे में लिखना है आपको, लिख लेंगे आप। डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में लिखना है, तो आप याद है हाई बर्थ रेट है ना, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट है ना, लिटरेसी रेट, ये वाला क्वेश्चन है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये सब वो है, वो आप कर ही लेंगे। और में क्या क्वेश्चन दिया है देखो जरा ध्यान से। और में कह रहा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज अ रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब आपको बताना है कि भाई हाँ, ये तो बात सही है कि एग्रीकल्चर में जो स्टैग्नेशन था उसका कमर्शियलाइजेशन भी एक रीजन था, आप एक्सप्लेन कर देंगे। फिर दूसरी बात कह रहा है किस आधार पे आप ये कह सकते हो कि इसने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी किया था इसने, फार्मर का आउटलुक चेंज कर दिया था, किसानों की सोचने की शक्ति चेंज, सोचने का तरीका चेंज कर दिया था। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, फार्मर्स आउटलुक, फार्मर का सोचने का तरीका, ये आउटलुक मतलब सोच है ना। फार्मर पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने कमर्शियलाइजेशन किया तो वो मार्केटेबल सरप्लस के लिए, मतलब बाजार में बेचने के लिए भी फार्मिंग करने लग गए थे। ठीक है, चलिए 17 करते हैं। 17 कह रहे हैं एक्सप्लेन यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देना है। हाउ एन इंक्रीज इन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, इसको सीआरआर भी कह सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो क्रेडिट क्रिएशन पे क्या असर पड़ेगा। तो इसका पूरा एक चार्ट बनता है ना, ऐसे करके याद होगा आपको, वो बनाना है आपको। यहां सीआरआर आ जाता है, यहां लोन की वैल्यू आ जाती है ना, यहां डिपॉजिट आ जाता है,
यहां राउंड आ जाता है, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह रहा है यूनिट ऑफ अकाउंट, सेकंड का यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन बताओ, तो ये मेजर ऑफ कॉमन वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ये है, मेजर ऑफ वैल्यू, ये जो फंक्शन है ना आरबीआई का, मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इस फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, चलिए आप कर लेंगे सब। तो अब चलते हैं आगे, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये वाला। अब ये 18th क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये रहा। देखिए, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी, दोनों मेथड से आपको जीएनपीएफसी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जीएनपीएफसी निकालना है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको, ये जीएनपीएफसी निकालना है, इनकम से भी और एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं आपकी इसमें हेल्प कर देता हूं कि इसको कैसे करेंगे। पहले इनकम मेथड से करते हैं। तो इनकम मेथड से देखें तो ये वेजेस एंड सैलरी, कैश एंड काइंड, ये आएगा जी, बिल्कुल आएगा। उसके बाद ये देखो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये नहीं आएगा क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आता है। अगर यहां एम्प्लॉयर लिखा होता, एम्प्लॉयर लिखा होता तो वो आता, पर यहां एम्प्लॉयज लिखा है इसलिए नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा। अब देखो प्रॉफिट आएगा, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट दिया है, तो प्रॉफिट आ जाएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, यानी कि जहां भी कहीं इंटरेस्ट लिखा होगा वो नहीं आएगा। ये देखो, ये लिखा हुआ इंटरेस्ट, ये नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। ना ही टैक्स आएगा, टैक्स ये रहा कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी नहीं आएगा। प्रॉफिट आ गया, मिक्स इनकम आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये प्लस करेंगे इसको, फैक्टर इनकम टू, ये इसको माइनस करेंगे, है ना जी बेटा, ऐसे होगा ये। और रेंट एंड रॉयल्टी प्लस करेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से आपका इनकम मेथड निकल जाएगा, उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में मैं कलर चेंज कर देता हूं, एक्सपेंडिचर मेथड के लिए मैंने ब्लू कलर ले लिया। फाइनल कंजप्शन आएगा, अगर फाइनल कंजप्शन आ रहा है तो पर्सनल कंजप्शन नहीं आएगा। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय गवर्नमेंट भी नहीं आएगा क्योंकि फाइनल कंजप्शन आ चुका है। इसके अलावा इसमें अगर आप देखें तो और क्या आएगा, ये देखिए, ये लिखा नेट, थोड़ा उसको ऊपर कर देता हूं, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो प्लस इसमें डेप्रीशिएशन करेंगे, प्लस इसमें चेंज इन स्टॉक करेंगे, चेंज इन स्टॉक करेंगे। तो डेप्रीशिएशन देखो, ये रहा, ये डेप्रीशिएशन ये रहा। चेंज इन स्टॉक कहां दिया हुआ है, देखो जरा ढूंढो, चेंज इन स्टॉक कहां दिया हुआ है, ये रहा, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा, तो ये माइनस में आएगा, तो इसको माइनस में यहां पे ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट ये रहा, नेट एक्सपोर्ट आएगा, ऐसे निकल जाएगी आपकी जीडीपी एमपी, और फिर आप जीडीपी एमपी को कन्वर्ट कर लेंगे और जीएनपीएफसी निकाल देंगे। ठीक है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, हालांकि 12th क्लास में इस लेवल का क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में, ये तो मुश्किल लग रहा है, पर हां प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, यहां पे ये मैंने स्कूल का पेपर करा दिया है। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतने, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।